हेलो, वेलकम टू केवी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे नीट 2026 के अंदर। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस मैं आपको बता, सिर्फ वही क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। इससे बाहर भी आ सकते हैं, नो डाउट, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट मान के चलिए इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। और मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ये हैं, इसके अलावा 35 क्वेश्चन हैं। अगर आप कहेंगे तो 35 क्वेश्चन की भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर इंक्रीजेस ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन टिश्यू। अगर आपको याद हो, सिग्मोइड कर्व थी हमारी, सिग्मोइड कर्व में से जो राइट शिफ्ट था हमारा, राइट शिफ्ट जो था उसको हम लोग वहां पे क्या था, ऑक्सीजन का रिलीज होता था या डिसोसिएट होती थी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, तो उसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई थी, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कैडेट। अगर आप लोगों को याद हो, कार्बन से कार्बन एसिडिक एक्सरसाइज करते हैं हम, जब टेम्परेचर होता है, जब ये इंक्रीज होते हैं। एसिडिक से मतलब यहाँ पे एसिड जो पीएच है, पीएच इंक्रीज नहीं होता, एसिडिक स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होती है तब पीएच डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है ना, जितनी वैल्यू कम होगी पीएच की उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और ये डायरेक्टली जो इसका रहता है रिलेशन, आप एच से देख सकते हैं। एच कंसेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, पीएच उतना ही एसिडिक होता चला जाएगा, पीएच वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनमें से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, इसमें इंक्रीज ऑक्सीजन रिलीज, तो लो CO2 नहीं होगा, हाई पीएच बिल्कुल नहीं होगा, हाई टेम्परेचर बिल्कुल होगा, लो एच नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोहर इफेक्ट कहा जाता है राइट शिफ्ट को और लेफ्ट शिफ्ट को। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन कम, सेचुरेशन जो होता है हेमोग्लोबिन का वो जल्दी आता है, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको पार्शियल प्रेशर हम लिखते हैं ना ऐसे PO2, तो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a factor affecting diffusion of gases। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कोई गलती नहीं करनी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। प्रेशर ग्रेडियंट नॉट ए फैक्टर। ठीक है, जो अफेक्ट नहीं करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल करता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है, चाहे लिक्विड हो या गैसेस हो। सरफेस एरिया बिल्कुल डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। मान लीजिए आपके कोई एक पूरी क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 200 बच्चे बैठे हैं, अगर उसी क्लासरूम में सिर्फ एक ही गेट है तो उन बच्चों को निकलने में टाइम लगेगा। वहीं पे उसी क्लासरूम में 10 गेट बना दिए जाए तो बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो बिल्कुल डिपेंड करेगा सरफेस एरिया भी। ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। थिकनेस बिल्कुल थिकनेस पे डिपेंड करती है। हमने देखा था कि वहां पे जो एल्वेलाई होती है और बाहर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, बीच में आपका मटेरियल होता है, तो इन तीनों की थिकनेस लेस देन 1 माइक्रोमीटर अप्रोक्स होती है। और तो हमने देखा था कि वो बहुत थिन होती है, तो थिकनेस बिल्कुल मैटर करती है कि आप कितने थिक लेयर से गैस को डिफ्यूज होना है, वो बिल्कुल उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा थिकनेस लेस डिफ्यूजन, लेस थिकनेस मोर डिफ्यूजन। तो बिल्कुल हम ये नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से हमारे गैसेस के डिफ्यूजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई, एक मिनट में इसको टिक कर देता हूँ। हाँ ठीक है, कर दिया है, ये ब्लड ग्रुप हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट, वाई डज CO2 डिफ्यूज फास्टर देन O2। तो देखो, इसका हमने सिंपल से देखा था कि जो CO2 होती है, CO2 की जो एफिनिटी होती है वो लगभग 20 से 25 गुना या 20 टू 25 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो इसलिए सिंपल सा है, हम कहेंगे कि वो बहुत इजीली डिफ्यूज कर पाती है। तो ये हम सिंपल कहेंगे कि उसकी वजह से इसकी हायर सोल्युबिलिटी होती है CO2 की ऑक्सीजन के कंपैरिजन। अब हमारे ऑप्शंस की बात करते हैं। स्मॉलर साइज का कोई लेना देना नहीं है, हायर प्रेशर का बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब हायर प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जो CO2 था, हमने दो ही वैल्यू देखी थी, एक 40 और एक 45। जबकि अगर हम बात करें पी ऑक्स जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था, एक मिनट, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो पार्शियल प्रेशर CO2 की बात करें तो हमने दो वैल्यू देखी थी इसमें, 40 एंड 45। 40 एंड 45 ऑब्वियसली आप अरेंज कर सकते हैं इनको, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सी अगर टिश्यू की बात करें, टिश्यू में 45 होगी, ब्लड के अंदर 40 होगी, तभी तो टिश्यू से ब्लड में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वहीं पे अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की, तो इसकी थी तीन वैल्यूज आपकी अगर याद हो, एक थी 104, एक थी 95, एक थी आपकी, कितनी थी, एक बताओ बताओ बताओ।
याद है किसी को? बिल्कुल याद नहीं है। कोशिश ही नहीं की हमने याद करने की। सिंपल थी, 40 ही थी। ठीक है, तो ये आपके एल्वेलर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है और ये टिश्यू लेवल पे होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें हायर प्रेशर की, तो प्रेशर तो ऑक्सीजन का ही हायर होता है। हायर सोलिबिलिटी हमारा यहाँ पे आंसर है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 20 से 25 गुना उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, सोलिबिलिटी, इसलिए सिंपल डिफिजन बहुत इजीली होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो देयर इज नो एनर्जी रोल। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्पायरोमीटर। ये बोल रहा है कि स्पायरोमीटर की हेल्प से आप कौन सी वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। तो पहली चीज, वॉल्यूम मेजर कौन सी की जा सकती है, जिसको आप या तो इनहेल कर पा रहे हो या एक्सहेल कर पा रहे हो। मतलब अगर कोई गैस आप अपने मुंह से या नाक से बाहर निकाल पा रहे हो तो मतलब दैट कैन बी मेजर्ड। या फिर आप अगर उसको अंदर ले रहे हो तो दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड। द प्रॉब्लम इज, जो आपके अंदर रुक रही है, जो हवा अंदर से बाहर ही नहीं आ रही है, जिसको बोलते थे ना हम रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको बोलते थे, तो दैट इज द पार्ट जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दैट इज एन अप्रोक्स आइडिया कि हाँ डिफरेंशिएट करके आप एक अप्रोक्स निकालते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं होती, वो अलग 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 तरीका होता है कैलकुलेट करने का। टीवी आपका टाइडल वॉल्यूम है, बिल्कुल कैलकुलेट की जा सकती है। रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल किया जाता है। वीसी वाइटल कैपेसिटी है, ये बिल्कुल आपकी कैलकुलेट की जा सकती है। तो आपका आंसर यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, जो कि आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्लूड्स। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर हम बात करें तो सिंपल सा आप इतना समझिए, जो पीछे बच जाता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे लास्ट में, जो बिल्कुल फोर्स लगा के फोर्सफुली भी आप नहीं निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड योर रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, वो हमारा, ठीक है, छोटा सा होता है। और इसके अलावा जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो नॉर्मल एक्सहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है ना, तो उसके बाद जो आप फोर्सफुली जो बाहर निकालते हैं, एक्सहेल एक्सहेल करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या, ईआरवी, है ना, रिजर्व वॉल्यूम जो होती है हमारी एक्सहेल के टाइम पे। तो उन दोनों का जो सम होता है उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है ये, बट कीप इन माइंड। ठीक है, ये आपका है मैच द फॉलोइंग। अगर हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। मैच द फॉलोइंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ये ऑप्शन ही गलत है। कोई बात नहीं, हम इसको मान लेते हैं 97% एचबीओ के फॉर्म में आपका ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो CO2 होता है, बाइकार्बोनेट होता है, CO2-2, ये आपका जनरली होता है 70% फॉर्म में। ठीक है, और CO2 कार्बामिनो की बात करें, जो कार्बामिनो होता है वो होता है जो CO2 सोल, जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो ट्रेवल करता है, तो वहां पे ये आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल है। थोड़ा सा आना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में भी, बट नो रिस्क, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो जो कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो होती है कार्बन, वो आपकी ट्रेवल करती है लगभग 70% H2CO3, ठीक है, के फॉर्म में। और CO2 कार्बामिनो का, CO2 कार्बामिनो है जो आपकी होती है CO2 और इसके साथ हीमोग्लोबिन, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं अपन, तो वो ये वाला पंगा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये आपका 20 to 25% होता है जो कार्ब ये आपकी कार्बन होती है। इसके अलावा लगभग 7% आपकी ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके ट्रेवल करती है, या आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी की अगर बात करें ना, आरबीसी कन्वर्जन ऑफ CO2 टू बाइकार्बोनेट इज कैटलाइज्ड बाय
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक ही एंजाइम होता है। ये दोनों रिवर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही एक एंजाइम होता है जो कि आपका बाइकार्बोनेट बनवाता भी है और इसको ब्रेक डाउन करके वापस से CO2 प्लस H2O, ये आपका बनता है H2 CO3। ये फिर आगे ब्रेक डाउन होता है H प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये इसमें बिल्कुल आपका ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का पूरा पूरा रोल रहता है इस पूरी रिएक्शन के अंदर। बैकवर्ड फॉरवर्ड हर तरीके से इसका पूरा पूरा रोल है, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें कि विच इज द मेन स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन, ये फिर से गड़बड़ है। चलो इसकी बात करें तो यहाँ पे सिंपली जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था कि जो हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जब इंक्रीज होती है हमारी, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज्ड ब्रीदिंग क्या है ना, कि जैसे नॉर्मली हमने देखा था कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है वो होती है आपकी 12 से 16 टाइम पर मिनट, है ना। तो अगर हमारी ब्रीदिंग जब इंक्रीज होती है तो उसके अंदर ब्लड को या ब्रेन को या हमारे क्या सिग्नल डेवलप होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है चेक करने का, तो वो सिंपल सा होता है कि आपका ना एच आयन कंसेंट्रेशन या कहें पीएच प्लस CO2 कंसेंट्रेशन, ये दो चीजें चेक की जाती हैं। इन दो चीजों को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। जब ये दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं तो वैसे ही आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलस मिलता है कि अब इंक्रीज किया जाए, ठीक है, ब्रीदिंग रेट को। तो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि CO2 आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उसमें आप फिर आप ब्रीदिंग आपकी फास्ट अपने आप हो जाती है। ठीक है, इसमें ध्यान रहे ब्रीदिंग जो ब्रीदिंग रेट होती है आपकी कम ज्यादा होने में ऑक्सीजन लेवल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपका जो मेजर होता है वो CO2 का पार्शियल प्रेशर मेजर होता है और एच आयन कंसेंट्रेशन मेजर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गड़बड़ होती है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अगर हम बात करें नाइन्थ क्वेश्चन, जो असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, CO2 रेगुलेट्स ब्रीदिंग, अरे वाह, इससे तो अभी तो ऊपर तो बताया ही है, बिल्कुल सही बात है। कीमोरेसेप्टर्स रेस्पॉन्ड टू CO2 लेवल, बिल्कुल बिल्कुल रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये दोनों ही सही है, बोथ बोथ आर करेक्ट। और एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर्स होते हैं तो वो आपके CO2 लेवल को रेस्पॉन्ड करते हैं, और जब CO2 को वो रेस्पॉन्ड करें तो ऑब्वियसली CO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। ठीक है, अब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में आपके क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है जब आप सांस लेते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, या कोई चेंज नहीं होता। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी फ्लूइड है तो वो फ्लो कहां से करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा। अब हायर कंसेंट्रेशन के लिए सिंपल सी बात है, हायर कंसेंट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम आपकी कम होनी चाहिए, तब लो कंसेंट्रेशन पे जाएगा वो। तो जहां लो कंसेंट्रेशन होगी वहां पे प्रेशर आपका कम होना चाहिए, वॉल्यूम आपकी ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल बात है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनमें से कौन सी क्राइटेरिया, हमारे इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा डायफ्राम फ्लैट होता है, तो वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज गलत बात, वॉल्यूम डिक्रीज गलत बात, प्रेशर इंक्रीज, सॉरी प्रेशर डिक्रीज सही बात। तो आंसर हमारा सी। ठीक है, अगर हम बात करें विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्स्ड, विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन। जनरली आना तो नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, बट ठीक है, अभी आ गया है तो कर लेते हैं। जो इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो आपकी फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हेल्प करती है, अदरवाइज इट्स पैसिव, जो एक्सपिरेशन होता है आपका वो पैसिव प्रोसेस होता है इन जनरल। बट अगर आप फोर्सफुली कर रहे हैं, ध्यान रखना फोर्स्ड है, तो आप इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज करेंगे। जब फोर्स करते हैं तो आपका ये एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अगर आपके मसल्स मूव कर रही हैं तो।
सिंपल सी बात है। अदरवाइज इट्स अ पैसिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, इज एन एक्टिव प्रोसेस। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डायग्राम है, बहुत प्यारा डायग्राम है एल्वेलाई का। एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज, जब आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहां पे, ठीक है। ये आपके लंग्स का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इस लंग्स डायग्राम में। ये आपका नॉस्ट्रिल है, ठीक है। ये आपका नेजल नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर है। ये आपका कॉमन फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये एपिग्लोटिस से गार्डिंग है, ये आपका ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकस आपका प्राइमरी, देखिए ये इसमें बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी आता है, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट वाला है। लेफ्ट वाले में नोच होता है, राइट वाला बड़ा होता है। डायग्राम खराब नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपकी दी हुई है जो बाहर की तरफ है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये अंदर की तरफ होती है, ये आपकी ऑलरेडी इसके अंदर है, ठीक है। चेस्ट वॉल और लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं। ये डायग्राम है, आपको अगर ब्रीदिंग और एक्सप्रेशन को अगर आपको समझना है तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो। हालांकि ये वाला डायग्राम आने के बहुत कम चांसेस है, आपका अगर डायग्राम आता भी है तो डायग्राम ये आ सकता है आपका, या फिर आपका डायग्राम आ सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डायग्राम आएगा, ठीक है। ये आपका ट्रैकिया है, वो एक तरीके से उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, फिर आपके एल्वेलाई, तो वो एक तरीके से डिफाइन समझाने के तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, इन द डायग्राम आइडेंटिफाई द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज देखो दो तरीके, जहां पे एक तो आपके जो इतना भी हमने पढ़ा ना ट्रैक क्या ये वो फ्लांडियम का, तो वो सारे क्या है कंडक्टिंग पाथ होते हैं, ठीक। कंडक्टिंग पाथ का मतलब है कि वो एयर को लेके आते हैं और लेके जाते हैं, इसके अलावा वहां पे गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है। गैसेस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ आपके एल्वेलाई के अंदर होता है, ठीक है। आप डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आप ये देखिए, आपके जितना भी है ये ट्रैकिया और ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट है आपका, इसमें कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ एल्वेलर सैक जो है आपका, एल्वेलर सैक के अंदर ही, एल्वेलर सैक के अंदर ही आपकी, एल्वेलर सैक के अंदर ही आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, अदरवाइज कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर सराउंडिंग एल्वेलाई इज, एल्वेलाई के अराउंड क्या होता है, चलो देखते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। हाँ, एल्वेलाई के अराउंड क्या है, ये आपकी एल्वेलाई है ये वाली, ठीक है। इसका अराउंड क्या है, ये आपकी है कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी क्या है, ये आपकी जो लेयर होती है ये बहुत ही सिंपल होती है, और बता चुका हूँ ये सब मैं ऑलरेडी, बट फिर भी जो उसकी थिकनेस होती है, थिकनेस के बारे में ध्यान रखना। सिंपल डिफिजन होता है, इस स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है ये, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्ट्रक्चर सराउंडिंग एल्वेलाई इज कैपिलरीज, क्योंकि हमें वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना है, ब्लड और जो एल्वेलर सैक है उसके अंदर जो एयर है उन दोनों के बीच में। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रिमेंबर इनकरेक्ट पूछा है उसने, करेक्ट नहीं पूछा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, बहुत गलतियां होती हैं। एल्वेलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, सही बात है। CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात है। एक्सपायरेशन, एक्सपिरेशन इज पैसिव, बिल्कुल सही बात है। तो रेस्पिरेशन हमारा केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस होता है। इसके अंदर एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी रिलीज की जाती है, और फिर वो एनर्जी किस में ट्रैप की जाती है, किस फॉर्म में, वो एनर्जी आपकी एटीपी के फॉर्म में ट्रैप की जाती है, ठीक है। और इसमें बाय प्रोडक्ट आपका CO2 निकलता है, जिसको ब्लड कैरी करके लंग्स में लेके आता है, फिर हम उसको एक्सहेल करते हैं, फिर फ्रेश एयर इनहेल करते हैं, सिंपल प्रोसेस। अगर हम बात करें, हाँ, स्मोकिंग, स्मोकिंग लीड्स टू एम्फिसेमा बिकॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो इतना रीजन नहीं पूछता है वो कि क्या करता है क्यों करता है, सिंपल सा जो क्वेश्चन आता है जनरली कि
स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है, तो स्मोकिंग की वजह से आपकी एल्वियोलर वाल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस डिजीज को बोलते हैं हम एम्फिसिमा। तो उसमें दो दो तरीके से पूछ सकता है कि स्मोकिंग से क्या हो सकता है या फिर एम्फिसिमा में क्या होता है। एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। तो ये तीन तरीके से ये मतलब दो तरीके से आप पूछ सकते हो, आगे से पीछे से कैसे भी है। अब इसमें होता क्या है, जब एल्वेलाई की जो वॉल डिस्ट्रक्शन होता है, जब वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो आपका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किस बात के लिए, सरफेस एरिया तो जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया था वो आपका डिक्रीज हो गया है यहाँ पे। अगर वो डिक्रीज हो गया है तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो गैसेस एक्सचेंज, आपको फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको सांस भरा रहेगा जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्लीज कमेंट, मेरे पास 35 और क्वेश्चंस हैं जिसको हम बहुत रैपिडली कवर कर सकते हैं।